हेलो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर में सीबीसीएस न्यू सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पूरा सिलेबस कि क्या सेकंड सेमेस्टर का आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सेम सब्जेक्ट जो है वो बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर फोर्थ में भी है। उसके लिए अलग वीडियो लेकर आएंगे, उसमें भी आपको सिलेबस बताएंगे। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। अभी इसमें आपकी कुल मिला के 5 यूनिट्स हैं जो कि आपको करनी होगी। अगर मैं ओवरऑल बताऊं, पांचों यूनिट का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। पर अगर आप इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं पूरे सिलेबस को, तो आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कंटेंट जो है वो काफ़ी इजी है अगर आप इसको समझ लें तो प्रैक्टिकली। राइट। एट दी एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऑथर की बुक आप रेफर कर सकते हैं, जो क्योंकि कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन से बुक हमें रेफर करनी चाहिए, तो वही मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। यूनिट जो 1 है वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए इशू की एंट्री, चाहे वो डिवेंचर्स इशू कर रहे हो, चाहे आप वो शेयर्स इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, राइट इशू, बोनस इशू, ईसॉप, बायबैक ऑफ शेयर्स, बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू आप जब आप वो करते हैं इशू, अंडर राइटिंग की आपको एंट्रीज पता होनी चाहिए शेयर्स की एंड डिवेंचर्स की, अकाउंट्स बनाने भी आने चाहिए इसके, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, सीकिंग डिवेंचर्स, रिडेम्पशन फंड अकाउंट भी होता है, उसको बनाना आना चाहिए, ओपन मार्केट परचेज अगर आप करते हैं तो क्या एंट्रीज एंड ऑल रहेगी, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स एंड ऑल करते हैं तो आपका क्या रहेगा पूरा। तो ये यूनिट 1 के अंदर आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने होंगे। इन सब की बेसिक नॉलेज आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में ले रखी होगी, तो आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके बेसिक्स कवर होंगे। पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यू टॉपिक्स भी हैं जो कि आपने पहले नहीं करे हैं। ठीक है, तो फिर आपको इसमें मेहनत करनी होगी दोस्तों, एक बार तो सिलेबस कंप्लीट करना होगा। तो ये पूरी कुल मिला के यूनिट 1 के अंदर है जो कि आपको करना होगा। अभी इस बार दोस्तों हमने ये भी सोचा था कि आप लोगों के लिए एक फास्ट टेक लेक्चर जिसे कहते हैं, जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको पूरा अच्छी तरीके से ओवरव्यू दे दिया जाए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर एट अ वेरी मिनिमम प्राइस। क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे काफ़ी हाई प्राइस लेते हैं जो टीचर्स होते हैं। हम उसको कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम प्राइस में आपको वो लेक्चर्स प्रोवाइड करना, पर हमने इसको शिफ्ट करके नेक्स्ट ईयर से हमने सोचा है कि हम नेक्स्ट ईयर से लेकर आएंगे। पर हाउएवर अगर आप अभी भी इंटरेस्टिंग है, अगर हमारे को अच्छा लगता है कि कई ज़्यादा स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं इन सब लेक्चर्स को, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपना इंटरेस्ट को शो कर सकते हैं और वो लेक्चर्स आपके लिए कई हद तक बेनिफिशियल रहेंगे, ये हम उस बात की गारंटी लेते हैं। अब हम आते हैं यूनिट 2 के अंदर जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पर जो आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड 2। इसके अंदर बात करी गई है जो डिवीजन 1 होगा वो डिटेल में पढ़ाया जा आपको पता होना चाहिए, और जो डिवीजन 2 होगा उसका ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये यूनिट 2 के अंदर जो है वो आपके बेसिकली ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के बारे में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल आपको बनाना आना चाहिए। तो ये पूरी यूनिट 2 है। यूनिट 3 है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्यों ज़रूरत है इसकी, यूजफुलनेस क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे विद द अकाउंटेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा इशू करी गई है, और क्या लिमिटेशंस हो सकती है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम, क्या कमियां हैं उसके अंदर। तो ये पूरा यूनिट 3 है। मेजरली इसमें से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको पूरा अच्छी तरीके से करके जाना होगा। यूनिट नंबर 4 जो कि टोटली न्यू है आप सबके लिए, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। ये पूरी तरीके से न्यू है और काफ़ी ही वास्ट सिलेबस है और काफ़ी इजी भी मैं कहूँगा है। इसमें अगर आपको एक बार अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को डायरेक्टली एग्जाम में भी कर सकते हैं। जस्ट नीड सम प्रैक्टिस दोस्तों, और आपके कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। क्या है इसके अंदर, कंसेप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, एज ये चैप्टर का नाम दिखा रहा है अमलगमेशन, जब दो कंपनी मिलके एक कंपनी बन रही है तो आपका क्या वो रहेगा परचेज कंसिडरेशन, क्या किस प्राइस में आप उस कंपनी को परचेज करने हैं, उसको कैसे निकाले, अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हैं, अकाउंटिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अगर आपकी कंपनी लिक्विडेशन में आ रही है तो उसकी क्या अकाउंटिंग रहेगी,
इंट्रोडक्शन आपको दिया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अगर आपकी लिक्विडेशन भी जा रही है कंपनी तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एप्लीकेबल होगा, तो उसका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए और उसके अदर प्रोविजंस जो लाइटली प्रोविजंस है वो आपको पता होना चाहिए। थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा यहाँ पे है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय द एक्ट। डेफिशिएंसी अकाउंट आपको बनाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो प्रैक्टिकल ही बनेगा दोस्तों, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शंस और लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के अकाउंटिंग के ऊपर। तो ये जो है यूनिट नंबर 4 है। थोड़ी सी बड़ी यूनिट लगेगी आपको, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, पर अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लें तो यही यूनिट काफ़ी इजी है और आपको पूरे नंबर यही यूनिट दिलवाएगी। फिफ्थ यूनिट भी बिल्कुल ऐसे ही है, न्यू है, मतलब आपके लिए कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर फिफ्थ यूनिट को अब देखते हैं दोस्तों। यूनिट फिफ्थ बेसिकली है अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज और पेरेंट कंपनी। इसके अंदर बेसिकली जो होल्डिंग कंपनी होगी वो अपनी सारी सब्सिडरीज का मिलकर एक बैलेंस शीट बनाती है, जिसको कहते हैं हम कंसोलिडेशन बैलेंस शीट। अब यहाँ पर है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेशन बैलेंस शीट। आपको प्रिपेयर करनी आनी चाहिए कि कैसे बेसिकली वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है विद वन सब्सिडरी कंपनी। एक सब्सिडरी अगर है उस कंपनी की, होल्डिंग कंपनी की। उसके अलावा यहाँ पे वही बताया कि रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल। तो यहाँ पर जी यूनिट नंबर 5 तक आपकी है दोस्तों। पूरा सिलेबस जो है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड और कवर अप नहीं करे हैं। तो ये पूरा सिलेबस आपको करके जाना होगा अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करने की। तो अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टिंग भी है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, अपना इंटरेस्ट शो करिए। इफ़ काफ़ी कई हद तक बच्चे इंटरेस्टिंग होंगे तो वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द क्लासेस एट अ वेरी मिनिमम प्राइस। सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन सी ऑथर की बुक को रेफर कर सकते हैं। तो देखिए, जनरली जो मैंने देखा है जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं वो जे.आर. मुंगा सर की बुक को रेफर करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे मैं भी आपको यही कहूँगा कि जे.आर. मुंगा सर की बुक को रेफर कीजिए। आई पर्सनली रेफर दैट सेम बुक, और वो काफ़ी बुक अच्छी है, उसमें आपके ज़्यादातर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको बुक परचेज़ करनी है, लाइब्रेरी से बुक इशू करनी है, तो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए जे.आर. मुंगा सर की बुक को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, वो काफ़ी इनफ रहेगी आपके लिए, आपका सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही जाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे जाके आपको इससे रिलेटेड रेलिवेंट वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के अंदर ही मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।